नमस्ते मित्रों, इतिहास लोक में आपका स्वागत है। हम इतिहास दर्शन की बात कर रहे हैं और इतिहास दर्शन के अंतर्गत जो विषय चल रहा था वह यह था कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के मध्य क्या संबंध है, या इतिहास और राजनीति शास्त्र के मध्य क्या संबंध है। पिछले अंक में हमने देखा कि राजनीति के अध्ययन के क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति राज्य व्यवस्था का अध्ययन करता है और इतिहास के क्षेत्र में काम करने वाला अध्येता भी राज्य व्यवस्था का अध्ययन करता है। फर्क इतना है कि एक की नज़र वर्तमान पर होती है और एक की नज़र अतीत पर होती है, लेकिन जो वर्तमान को दृष्टिगत रखते हुए काम कर रहा है, राज्य व्यवस्था के विकास को समझने की कोशिश कर रहा है, वह अतीत की ओर देखे बिना वर्तमान की व्याख्या नहीं कर सकता। और यदि एक इतिहासकार राज्य व्यवस्था के विकास का अध्ययन कर रहा है तो निश्चित रूप से वह अतीत का अध्ययन वर्तमान में कर रहा है। वर्तमान के सारे उपादान उसको प्रभावित करेंगे, लेकिन दोनों के अध्ययन के केंद्र में राज व्यवस्था है। राज्य कैसे बना, किस तरह से मनुष्य ने एक ऐसी व्यवस्था का विकास किया जिसके अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को एक निश्चित अनुशासन में ढालकर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। और जब हम इस विषय को केंद्र में रखकर के व्यक्तियों को सामाजिक अनुशासन में कैसे ढाला जाए, जब हम इस विषय को केंद्र में रखकर आगे बढ़ते हैं तो हम विचारधाराओं की दुनिया में चले जाते हैं, विचारों के लोक में चले जाते हैं, और फिर हमें यह पढ़ने को मिलता है, यह सुनने को मिलता है कि सबसे अच्छी व्यवस्था समाजवाद के तहत हो सकती है, यह तो कहेगा राजनीति विज्ञान का व्यक्ति, और सबसे अच्छी व्यवस्था यह थी, यह कहेगा इतिहास का व्यक्ति। लेकिन इतिहास का व्यक्ति भी वर्तमान को नज़रअंदाज नहीं कर सकता और राजनीति शास्त्र का व्यक्ति अतीत की उपेक्षा नहीं कर सकता। कोई पूंजीवाद की बात करेगा, कोई मार्क्सवाद की बात करेगा, कोई राष्ट्रवाद की बात करेगा, और जब वाद होगा तो प्रतिवाद भी होगा। तो वाद और प्रतिवाद, राजनीति और इतिहास दोनों के ही अध्ययन के विषय हैं, हमें यह देखना चाहिए। और जब हम राज्य की व्यवस्था के विकास की बात करते हैं या इसके पहले राज्य की रचना की बात करते हैं, राज्य की रचना, राज्य की एक व्यवस्था का बनना, उसका विकसित होना, उसके बाद किस विचार से व्यवस्था का आगे बढ़ना, उसका लागू होना, उसमें सुधार होना, और इस सब की पृष्ठभूमि में जो सबसे जरूरी चीज है वह है शक्ति, वह है पावर। पावर कैसे हासिल किया जाए,
एक व्यक्ति कैसे शक्तिशाली हो, एक समाज कैसे शक्तिशाली हो, एक राष्ट्र कैसे शक्तिशाली हो। यह एक राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति की दृष्टि होगी। और जो इतिहास के क्षेत्र में काम करेगा वह यह बताएगा कि अतीत में इस तरह से राज्य बना, इस तरह से राज्य की व्यवस्था विकसित हुई, इस तरह से विचारधाराएं बनी, और इस आधार पर आगे क्या होना चाहिए यह हमारे राजनीति शास्त्री तय कर ले। तो राजनीति विज्ञान और इतिहास एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। भले ही आप सत्ता की कोई परिभाषा या सत्ता का चरित्र अपने अपने हिसाब से व्याख्यायित करें, भले ही आप कहें कि सत्ता का अधिष्ठान समाज होता है, भले ही आप कहें कि सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है, भले ही आप कहें कि सत्ता समाज में ऐसे योग्य लोगों के कारनामों का प्रदर्शन है जो दूसरों के विरोध के बावजूद उन पर शासन करते हैं। तो यह हमें देखना होगा कि राजनीति विज्ञान और इतिहास के बीच का यह जो अंतर संबंध है, यह अंतर संबंध एक दूसरे विषय में काम करने वाले अध्येताओं को बल प्रदान करता है, उनके अध्ययन को गति प्रदान करता है, उनके अध्ययन को निष्कर्ष तक लेकर जाता है। अब आप एक राजनीति शास्त्री को यह नहीं कह सकते कि भारत में वर्ण व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, यह तो आप छोड़ दीजिए, और भारत में आज वर्ण व्यवस्था की क्या स्थिति बन गई है इसी पर विचार कीजिए। यह आप उसे कभी नहीं कह सकते। और एक इतिहासकार को आप यह कभी नहीं कह सकते कि आप तो वर्तमान के चश्मे से समाज को देख लो, वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप जाति व्यवस्था के रूप में हो गया है, इसी का अध्ययन करो और इसके विकास का अध्ययन न करो, तो फिर वह इतिहासकार रहेगा ही नहीं। इतिहासकार आपको यह बताएगा कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत एक वैज्ञानिक विधि से की गई थी। समय के साथ परिवर्तन आए और ये परिवर्तन इस तरह से आए कि आज जाति व्यवस्था का स्वरूप हम जो देख रहे हैं वह समाज के लिए हितकारी नहीं है। तो एक राजनीति शास्त्री जब आज की जाति व्यवस्था को देखेगा तो हो सकता है कि उसे कोई कहे कि आपको इसकी जड़ों में जाने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ वर्तमान को देखिए। यह काम तो समाजशास्त्री भी नहीं कर सकता, उसको भी जड़ों में जाना पड़ेगा। एक राजनीति शास्त्री को भी जड़ों में जाना पड़ेगा, वर्ण व्यवस्था के उद्गम तक जाना पड़ेगा, और इतिहासकार को तो जाना ही जाना पड़ेगा। क्योंकि वह इतिहास का काम वर्तमान में रहकर कर रहा है, इसलिए उसकी दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसकी नज़र वर्तमान पर भी रहे और उसका जो अध्ययन है वह अतीत का भी हो। इसी तरह से समाज में आज हम विभिन्न प्रकार के राजनैतिक विमर्श देख रहे हैं, और इन विमर्शों के आधार पर समाज को बंटा हुआ भी देखते हैं। कुछ लोग यह कहते हैं कि इन विमर्शों के आधार पर समाज बंटा हुआ नहीं है, समाज जुड़ा हुआ है। अब उन विमर्शों को सुन लीजिए। दलित विमर्श, शूद्र विमर्श, स्त्री विमर्श। राजनीति के क्षेत्र में इस तरह के विमर्शों की बात करके आज की दशा आप स्पष्ट करना चाहेंगे तो बेशक आप कर तो देंगे, लेकिन यदि आप इनके इतिहास में नहीं जाएंगे तो फिर आप अपने अध्ययन के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। दलित विमर्श की बात करते समय यदि आप यह कहेंगे
कि इन दलितों के साथ अतीत में जो गुजरी है उसे देखते हुए आज इनको न्याय मिलना चाहिए, तभी बात बनेगी। यदि आप सीधे सीधे आज के समाज का खाका खींच देंगे, आज के समाज का चित्र प्रस्तुत करेंगे, तो वह चीज न्याय की दृष्टि से युक्ति युक्त नहीं सिद्ध होगी। तो दोनों ही क्षेत्रों में काम करने वाले लोग अपनी मर्यादा में रहते हुए, अपनी सीमा में रहते हुए यह उद्देश्य लेकर काम करें कि विषयों के बीच का जो अंतर संबंध है, जो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है, इस अप्रोच को समृद्ध करते हुए, इस अप्रोच को आगे ले जाते हुए हम राजनीति शास्त्र और इतिहास दोनों ही विषयों का अध्ययन करें। इतिहास आपको एक बहुत अच्छी जमीन देगा और राजनीति शास्त्र आपके लिए उस पर एक बहुत अच्छी इमारत खड़ी करेगा। जमीन के बिना इमारत का और इमारत के बिना जमीन का कोई महत्व नहीं है। इसलिए मुझे फ्रीमैन की कही हुई वह बात फिर याद आ जाती है जो मैंने पिछले अंक में आपसे कही थी कि इतिहास भूतकाल की राजनीति है। वह उन्होंने इसीलिए कहा कि राजनीति की जड़ें अतीत में है और अतीत से मुक्त होकर कोई भी राजनीति शास्त्री वर्तमान का अध्ययन नहीं कर सकता और वर्तमान से च्युत होकर, वर्तमान से अलग होकर कोई इतिहासकार यदि अतीत की राजनीतिक व्यवस्था की, राजनीतिक संरचना की चर्चा करेगा तो वह भी किसी युक्ति युक्त निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। व्यक्ति का गुफाओं से निकलकर मैदानों में आना, मैदानों में आकर संगठित होना और फिर संगठनों के भीतर पुनर्संगठित होना, उनके बीच में संघर्ष होना, उनके बीच से मुखिया का चुने जाना, फिर मुखियाओं का चुना जाना, फिर उनका आपसी संघर्ष होना, पहले पशुओं के लिए और उसके बाद जमीन के लिए स्वामित्व की लड़ाई होना, इस स्वामित्व की लड़ाई का विस्तार होना और एक ऐसी व्यवस्था जिसमें मुखिया को चुना जाता था उस व्यवस्था का एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था में बदलना, उस राजतंत्रात्मक व्यवस्था का स्वरूप बाद में साम्राज्यवादी हो जाना और फिर वर्तमान की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सामने आना। यह राजनीति और इतिहास दोनों ही क्षेत्रों की बातें हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और वर्तमान में भी यदि आप इस दुनिया पे नज़र डालेंगे तो कहीं आपको बहुत अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था दिखाई देगी, कहीं आपको सैनिक शासन दिखाई देगा और कहीं कहीं आपको राजतंत्रात्मक व्यवस्था के स्वरूप के दर्शन भी हो जाएंगे। अब सिर्फ वर्तमान के आधार पर हम यह कह दें कि पाकिस्तान में व्यवस्था तो लोकतंत्रात्मक है लेकिन शासन तो वहाँ पर सैनिक जनरलों ने ही किया है और भारत के लिए हम ये कह दें कि हमारे यहाँ तो हमेशा ही लोकतंत्र रहा। 1947 के बाद दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए, दोनों ही देशों की व्यवस्था कहने को लोकतंत्रात्मक है, लेकिन हम जब थोड़ा गहराई में जाएंगे तो एक देश में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था लोकतंत्रात्मक होते हुए भी लोकतंत्रात्मक नहीं है और दूसरे देश में व्यवस्था लोकतंत्रात्मक होते हुए भी लोकतंत्रात्मक है, जबकि 1947 के पहले का इनका इतिहास, इनका विकास एक जैसा है, इनके संस्कार एक जैसे रहे हैं। तो एक राजनीति शास्त्री के लिए यह अध्ययन करना कि इन दो देशों के बीच में व्यवस्थाएं तो लोकतंत्रात्मक है कहने को, उसके बाद भी ये अंतर कैसे आया, यह कहना उसका तभी सार्थक सिद्ध होगा, वह अपने निष्कर्ष तभी निकाल पाएगा
वह अपने नतीजे तभी प्रस्तुत कर पाएगा जब वह इतिहास की शरण में जाएगा, जब उसको इतिहास की मदद लेनी होगी। और एक इतिहासकार 1947 पर लाकर अपनी बात को खत्म नहीं कर सकता। एक इतिहासकार 1971-72 की लड़ाई पर लाकर अपनी बात को खत्म नहीं कर सकता। उसे वर्तमान तक आना पड़ेगा, उसे पाकिस्तान भी देखना पड़ेगा, उसे बांग्लादेश भी देखना पड़ेगा, उसे भारत भी देखना पड़ेगा और वर्तमान को अतीत से जोड़ना पड़ेगा। जब उसे वर्तमान को अतीत से या अतीत को वर्तमान से जोड़ना होगा तो उसे अपने किसी न किसी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले अध्येता मित्र की मदद लेनी होगी। तो इस तरह से केवल यही विषय नहीं, दलगत राजनीति हो, आतंकवाद हो, मानवाधिकार हो, संसदीय प्रणाली हो, इन सब विषयों का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान और इतिहास इनको आपस में जोड़कर संबद्ध करके अच्छी तरह से कर पाएंगे। आज यदि हमारे सामने यह समस्या आ जाती है कि इस आतंकवाद का मुकाबला कैसे किया जाए, दुनिया में जब आतंकवाद की चर्चा होगी तो आपको अमेरिका में जो आतंकवाद दिखाई दे रहा है, आपको भारत में जो आतंकवाद दिखाई दे रहा है, या आपको अफगानिस्तान में जो आतंकवाद दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ आतंकवाद है उनका जो वर्तमान स्वरूप है उसमें तो आप एक समानता स्थापित कर सकते हैं, लेकिन जब आप इनके अतीत में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि अफगानिस्तान की भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग रही हैं, अमेरिका की भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग रही हैं, भारत की भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थिति अलग हो गई है। इस तरह से हम अतीत को खंगाल कर, अतीत को खोद कर वर्तमान की रचना करेंगे और वर्तमान की रचना करने के लिए हमें राजनीति के विशेषज्ञों की मदद लेनी होगी। इस तरह से हम इन दोनों विषयों के बीच में जो बंधुता है, जो एफिनिटी है, उसको कायम रख पाएंगे। और जहाँ जहाँ इस तरह की चर्चा होती है कि राजनीति विज्ञान अपने आप में एक अलग विषय है, कुछ इतिहासकार ये कहते हों यदि कि राजनीति विज्ञान अपने आप में एक अलग विषय है, उसका इतिहास से क्या लेना देना, या कुछ राजनीति विज्ञानी ये कहते हों कि भाई हम अलग क्षेत्र में काम करते हैं, हमारा इतिहास से क्या लेना देना, ये बातें अब चल नहीं सकती। यद्यपि इन विषयों के भीतर जो उपविषय निकल कर आ रहे हैं वे उपविषय हो सकता है कि अपने मूल विषय से बहुत अधिक जुड़े न होकर किसी दूसरे विषय से जुड़े हों। यदि किसी अध्येता को लोकतांत्रिक व्यवस्था का अध्ययन करना हो और यदि वह 19वीं, 20वीं और 21वीं शताब्दी की लोकतांत्रिक व्यवस्था का अध्ययन कर रहा है तो उसे वर्तमान में काम करने वाले किसी राजनीति शास्त्री के निकट जाना पड़ेगा। और वह राजनीति शास्त्रियों के निकट जाते जाते ये कहने लगे कि भाई ये जो इतिहास के भीतर लोकतंत्र का अध्ययन है, यह अध्ययन तो राजनीति शास्त्र का विषय हो गया। मैं तो राजनीतिक इतिहास का अध्ययन कर रहा हूँ और राजनीतिक इतिहास मूल इतिहास से अलग है। तो यह बात चल नहीं सकती। क्यों कि इस व्यवस्था का अध्ययन करते समय उसको ईसा के 600 साल पहले, उसके पहले भी जाना पड़ सकता है, वैदिक काल में भी जाएगा, सभा समिति और विदत की बात करेगा, लेकिन ईसा के 600 साल पहले की व्यवस्था तो उसको जाननी ही जाननी पड़ेगी। बुद्ध के संघ को समझना पड़ेगा और उसके बाद जो संस्थाएं बनी उन संस्थाओं को देखना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत बार इस तरह का एक भ्रम हमारे सामने उपस्थित हो जाता है कि चूँकि हम किसी मूल विषय के उपविषय का अध्ययन कर रहे होते हैं और वह अध्ययन मूल विषय से कटता हुआ सा दिखाई देता है। इतिहास की सीमा में रहकर कोई भूगोल का अध्ययन करेगा तो वह इतिहासकार अपने आप को भूगोल शास्त्री समझने की गलती करेगा। तो यह न तो इतिहास के लिए अच्छा होगा न भूगोल के लिए अच्छा होगा। इतिहास की सीमा में रहकर कोई इतिहासकार सामाजिक इतिहास का अध्ययन करता है और वह अपने आप को समाज शास्त्र की ओर लेकर चला जाता है
इतिहास से काट लेता है, यदि वह नियंत्रित प्रयोगों के आधार पर काम करके ऐसा करता है तो वह कहीं न कहीं गलती करता है। इसी तरह के नियंत्रित प्रयोग राजनीति विज्ञान में भी होते हैं और वहाँ आकर वह इतिहास से अलग हो जाता है। तो प्रयोगों का स्वरूप, अलग अलग विषयों का अपना चरित्र, अलग अलग उप विषयों की अपनी विशेषताएं, इन सब को देखते हुए अलग अलग अनुशासनों और अलग अलग उप अनुशासनों की गरिमा को कायम रखते हुए हम राजनीति विज्ञान और इतिहास, इन मूल विषयों और इनके उप विषयों को आपस में संबद्ध करके अपना अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। आप लोगों ने मेरा साथ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्ते।